हेलो स्टूडेंट्स, आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो बिजनेस की सक्सेस के ऊपर बहुत बड़ा बेस है। और जो आज का कंटेंट है वो है डेफिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए, एम्प्लॉय हायरिंग या रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही बेसिक और कोर एक प्रोसेस है, एक ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरिंग जो होती है रेगुलरली आप देखेंगे तो चलती रहती है, क्योंकि एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो भी होता है। बहुत से एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाते हैं, या प्रमोशन होता है या ट्रांसफर होता है, या कुछ एम्प्लॉय की अगर डेथ हो गई या किसी रीजन से सेपरेट हो गया ऑर्गेनाइजेशन के, तो उस वैकेंसीज को फिल करने के लिए हमें रिक्रूटमेंट्स करना पड़ता है, हायरिंग करनी पड़ती है एचआर डिपार्टमेंट को। और हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में 365 दिन में से कई बार ये चीज़ें रिपीट होती हैं। तो एक कोर पार्ट है एचआर का हायरिंग और रिक्रूटमेंट। तो आज मैं बात करूंगा आपसे रिक्रूटमेंट के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स और सोर्सेज के बारे में, क्या क्या रिक्रूटमेंट के होते हैं। देखिए, रिक्रूटमेंट एक तरह का प्रोसेस है जहाँ पे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को या पूल ऑफ टैलेंट्स को या एलिजिबल कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है, और जो प्रोजेक्टेड वैकेंसीज हैं या एक्चुअल वैकेंसीज अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको फिलफिल करने के लिए। रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक तरह का इनपुट प्रोसेस है, जहाँ पे कि इंडिविजुअल्स को हायर करा जाता है उनकी कैपेबिलिटी या उनकी स्किल्स के ऊपर। और रिक्रूटमेंट को हम हमेशा पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि जो भी वैकेंसीज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या जो भी पोस्ट खाली है उसको फिल करने के लिए न्यूज़पेपर में या टेलीविजन पे या मीडिया के थ्रू या फिर किसी थर्ड पार्टी रिसोर्सेज के थ्रू, कई सारे सोर्सेज हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है जहाँ पे एप्लीकेंट जो होते हैं वो इनवाइट किए जाते हैं, वो एप्लीकेशन पोस्ट करते हैं, सीवी पोस्ट करते हैं पर्टिकुलर जॉब के लिए। दैट्स वाई इज इट अ पॉजिटिव प्रोसेस। तो कोई छटनी नहीं है, वो सिलेक्शन का प्रोसेस आएगा जब आगे, तो उसको हम नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। और सिलेक्शन नेगेटिव है, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है। तो एप्लीकेंट से एप्लीकेशंस को इनवाइट करना पर्टिकुलर जॉब के लिए, वहीं पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म हो जाता है, फिर आगे सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है अगर बिजनेस ऑपरेटिंग को हम सक्सेसफुली बनाना चाहते हैं। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय या वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ की, एंथुसियास्टिक एम्प्लॉय, एक्टिव एम्प्लॉय, स्मार्ट एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है, एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है। और जो वैकेंसीज खाली हैं उनको फिल करने के लिए हम उन पूल ऑफ टैलेंट में से बेस्ट एम्प्लॉयज़ को या फिर सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके अंदर कई सारी चीज़ें, पैरामीटर्स ध्यान में रखी जाती हैं, कि कॉस्टिंग हो पी को भी ध्यान में रखा जाता है, सैलरी स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, या क्या क्या हमें बेसिकली पोस्टिंग करनी है जॉब से रिलेटेड। तो दैट्स व्हाई मैं एम सेइंग कि दिस इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। और ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं रिक्रूटमेंट के। एक तो मैंने बताया कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, लगातार ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट चलते ही रहते हैं हर जगह। फिर एक्टिविटी लिंकिंग है, कई सारी एक्टिविटीज के साथ जुड़ा हुआ है। परसुएसिव फंक्शन है जहाँ पे परसुएशन किया जाता है। टू वे प्रोसेस है, एक तो एप्लीकेंट्स को पोस्ट करना है एप्लीकेशंस पे सीवीज, और उसको इनवाइट्स करना है एप्लीकेशंस को। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जॉब है, कई तरह के सोर्सेज या कई तरह की चीज़ों के थ्रू रिक्रूटमेंट परफॉर्म किया जाता है। तो मैंने कहा ना, एचआर की बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी के साथ में हम स्टार्ट करेंगे रिक्रूटमेंट के बारे में बेसिक, और फिर ऑब्जेक्टिव और सोर्सेज की बात करते हैं। तो मूव करता हूँ अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, और आगे पीपीटी में जब बढ़ेंगे तो हम जानेंगे क्या क्या चीज़ें हमें आज पढ़नी है। तो आई एम मूविंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट, दिस इज दी वन ऑफ माय फेवरेट स्लाइड, और हमेशा मैं इनपुट में देता हूँ इस स्लाइड को, ताकि एक कनेक्टिविटी हो सके स्टूडेंट की सब्जेक्ट के साथ में, एक फोकस हो सके, वो जुड़ सके टॉपिक के साथ कि आज क्या चीज़ें पढ़ने जा रहा है। तो एक क्यूरियोसिटी भी होती है जानने की कि कौन कौन से कंटेंट्स पढ़े जाएंगे आज, ताकि सब्जेक्ट्स को विजुलाइज कर सके स्टूडेंट, और उसको पहले से माइंड सेटअप हो कि आज मुझे रिक्रूटमेंट अगर पढ़ाया जा रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे कि यहाँ जो कंटेंट दिख रहे हैं आज के, जैसे मैं बात करूंगा आपसे डेफिनेशन की, रिक्रूटमेंट की एग्जैक्ट मीनिंग या डेफिनेशंस क्या है जो डिफरेंट ऑथर्स ने दी थी उसके थ्रू। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेसिक रिक्रूटमेंट के, इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करूंगा, और फिर बात करूंगा सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट की, चाहे वो इंटरनल सोर्स हो चाहे वो एक्सटर्नल सोर्स हो, कई तरह के सोर्सेज हैं जिसके थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। तो मैं बात करूंगा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। तो आई विल मूव फ्रॉम डेफिनेशन टू सोर्सेज, वन टू वन एक एक चीज समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट से।
स्टूडेंट, यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ डेफिनेशन या मीनिंग की। बात कर लीजिए रिक्रूटमेंट के कि एग्जैक्टली रिक्रूटमेंट है क्या, किस चीज़ को रिक्रूटमेंट कहते हैं या उसकी क्या बेसिक डेफिनेशन है। तो वो यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। कई सारे ऑथर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी अपनी अपने एक्सपीरियंस या नॉलेज के बेस पे। एडविन बी फ्लिपो का नाम बहुत फेमस है एचआर के अंदर, और उन्होंने कई सारी डेफिनेशन दी हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स या कंटेंट्स के ऊपर। रिक्रूटमेंट को लेके एडविन बी फिलिप्पो ने कहा कि रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे सर्च किए जाते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय जो पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है कि सर्च करना पोटेंशियल या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को किसी पर्टिकुलर जॉब को फिलफिल करने के लिए, या जो अप्लाई कर रहे हैं उनको पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू स्टिमुलेट करना, या उन्हें एम्प्लॉयज़ को प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च करना। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। एडविन बी फिलिप्पो ने दी थी ये डेफिनेशन। इसके बाद बार्बर थे एक ऑथर, उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी कि रिक्रूटमेंट इंक्लूड करती है उन प्रैक्टिसेस को, एक्टिविटीज को जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म की जाती हैं और जिनका प्राइमरी पर्पस ये होता है कि आइडेंटिफाई करना, अट्रैक्ट करना पोटेंशियल एम्प्लॉइज को। तो इन्होंने प्रैक्टिस और एक्टिविटीज के नाम दिया। फिलिप्पो ने इसको प्रोसेस कहा कि आइडेंटिफाई करना, सर्च करना प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को जो जॉब के को अप्लाई कर रहे हैं जॉब के अंदर। और रिक्रूटमेंट्स को बार्बर ने समझाया प्रैक्टिस एक्टिविटीज के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैरीड आउट होती हैं, जिसका बेसिक और प्राइमरी पर्पस यही है कि आइडेंटिफाई करना, अट्रैक्टिंग पोटेंशियल एम्प्लॉयज को। तो जो भी पोटेंशियल या अट्रैक्टिव एम्प्लॉयज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आना, टैलेंटेड पूल्स को, स्किल्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आना। ये रिक्रूटमेंट का बेसिक फंडा है, बेसिक कोर डेफिनेशन आप कह सकते हैं। और जहाँ तक डेल यॉर्डन ने अपनी एक डेफिनेशन दी थी, ऐसे कई सारे ऑथर्स हैं बी और एसपी रॉबिन्स ने अपनी एक डेफिनेशन दी कि रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे डिस्कवर करते हैं कि कौन कौन से मैन पावर या इंटेलिजेंट एम्प्लॉयज हैं, टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज से एप्लीकेशंस को मंगवाना। तो मैंने क्या कहा, न्यूज़पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू या टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट पोस्ट करना पर्टिकुलर जॉब्स के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अप्लाई करें आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हायर हों, फिर आपके एजुकेटेड एम्प्लॉय अप्लाई हों। ये सारी चीज़ें रिक्रूटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रिक्रूटमेंट हमेशा टू वे प्रोसेस रहता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, पॉजिटिव फंक्शन है। जो मैंने कहा ना, रिक्रूटमेंट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फंक्शन या पॉजिटिव प्रोसेस, एज वेल एज सिलेक्शन जो आगे का पार्ट है दैट इज अ नेगेटिव प्रोसेस। क्योंकि रिक्रूटमेंट में आप पॉजिटिव फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, आप क्वालिफाइड कैंडिडेट को या मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स को इनवाइट कर रहे हो, और इनवाइट करने में कोई भी निगेटिविटी नहीं होती है, पॉजिटिविटी होती है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी ऑथर्स की जो मैंने बेसिक आपको बताने की कोशिश की। और रिक्रूटमेंट का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव भी होता है कि अपॉइंट करना राइट पर्सन ऑन द राइट पोजीशन with great amount of time and with great energy and with minimum cost। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिक्रूटमेंट के साथ। और मैनेजर्स रिक्रूट करते हैं हाई क्वालिटी एम्प्लॉयज को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स हैं, गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें, उन्हें फुलफिल कर सकें। क्योंकि जब तक आप अच्छे एम्प्लॉय हायरिंग नहीं करेंगे या रिक्रूटमेंट में अच्छे एम्प्लॉय सीवी या एप्लीकेशन नहीं भेजेंगे, तब तक आप के अंदर पूल ऑफ टैलेंट या टैलेंटेड एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आएंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है और बहुत इफेक्टिव है, तो आगे जो ट्रेनिंग, डेवलपमेंट या अप्रेजल या बाकी की परफॉर्मेंसेज हैं वो अपने आप इंप्रूव होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। लेकिन अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉल्टी है या सिस्टमेटिक नहीं है, या अच्छे एम्प्लॉयज आप रिक्रूटमेंट में हायर नहीं कर पाए, तो फिर आगे तक दिक्कतें रहती हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो कोशिश यही होती है कि पूल ऑफ टैलेंट आए, अच्छे एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट किया जाए, ताकि वो अप्लाई करें आपके अंदर जॉब के लिए जो वैकेंट पोजीशंस हैं। और उन वैकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए एम्प्लॉय से एप्लीकेशंस को मंगाना, दैट इज सिंपली अ रिक्रूटमेंट, जो हम इतनी देर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे मैं बात करने जाऊंगा आपसे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं रिक्रूटमेंट के, या कई सारे सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के, उनके बारे में मैं बात करूंगा, इंपॉर्टेंस की बात करूंगा। तो मूव करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स की रिक्रूटमेंट के। तो पहला है बिजनेस ग्रोथ। देखिए, रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है या जब तक बिजनेस चलेगा। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस एक्टिविटीज़ है और रिक्रूटिंग इंडिकेट करता है ग्रोथ को। अगर आप एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तभी आप टैलेंटेड या हायर पेड सैलरी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं।
क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ हायर करे जाते हैं, जब निकाले जाते हैं, इसका मतलब है प्रोडक्शन प्लांट बंद हो रहा है या इंडस्ट्री लॉस में जा रही है। लेकिन जब हायर किए जा रहे हैं, इसका मतलब कि रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है कहीं न कहीं। तो नीडेड होती है स्किल्स की रिकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स की, ताकि बिजनेस डेवलप हो सके, और करंट स्किल्स जो रिटेन करनी है एम्प्लॉय की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की डेट में जैसे आप देखते हैं, आज की जो डिजिटल मार्केटिंग है, ई मार्केटिंग की बात कर लीजिए, तो तरह तरह के टैलेंटेड एम्प्लॉयज, स्मार्ट पीपल्स को हायर किया जाता है, ताकि बिजनेस ग्रो हो सके। जितना ज़्यादा एम्प्लॉयज टैलेंटेड और स्किल्ड होंगे, एक्टिव या स्मार्ट होंगे, डेफिनेटली है बिजनेस ग्रो करेगा। तो रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि टैलेंटेड, स्किल्ड, एक्टिव, स्मार्ट एम्प्लॉयज को हायर किया जाए, जो कि बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करें, ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने में हेल्प करें। और उसके लिए एप्लीकेंट्स को इनवाइट करना, उनके लिए एप्लीकेशंस लेना, उनके सीवीज को मंगवाना, ये एक बहुत प्राइम ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे रिक्रूटमेंट का। फिर फिलिंग करना वैकेंसी कॉज ड्यू टू स्टाफ टर्नओवर। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉइज को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जॉब छोड़ के चले जाते हैं, या कुछ एम्प्लॉइज सेपरेट हो जाते हैं ड्यू टू सम कैजुअलिटी। तो उस कंडीशन में हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉइंट टू पॉइंट कई बार कई तरह के एम्प्लॉइज आते हैं और जाते हैं। तो वो फील्ड करना उन वैकेंसीज को जो कि स्टाफ टर्नओवर की वजह से, लेबर या एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से, या एम्प्लॉय किसी जाने की वजह से खाली हो गई हैं। तो ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो वैकेंसी जो वैकेंट पड़ी हुई हैं, जिस पे एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, उन वैकेंसीज को फिल किया जाए। उसके लिए पीपल्स को इनवाइट किया जाता है, कई सारी जॉब एप्लीकेशन पोस्ट की जाती हैं, ताकि रिप्लेस कर सकें, उन पर्टिकुलर वैकेंट पोजीशन को फिल्ड कर सकें। जो नई ओपनिंग है उस पर भी ध्यान दिया जाता है, उसके लिए प्रॉपर रिक्रूटमेंट रिक्वायर्ड है। तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि जो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, या जो सेपरेट हो गए हैं, जिनको निकाला भी जा चुका है, या जो कैजुअलिटी हो चुकी है, जिनकी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, उन वैकेंसीज को फिल किया जाए, ताकि स्टाफ टर्नओवर की वजह से वो वैकेंट पड़ी हुई है। फिर चेंजिंग जॉब रोल्स। देखिए, प्रेजेंट वर्ल्ड में बात करूं तो वर्क चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, वर्क हमेशा चेंज होता जा रहा है, वर्क इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली एंड अप्रोप्रिएटली। आज की डेट में काम करने का तरीका बदल चुका है, ऑर्गेनाइजेशंस का भी, एम्प्लॉयज का भी। कई तरह के स्मार्ट पैटर्न्स आ गए हैं, काम करने का तरीका, ऑनलाइन वर्किंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो स्किल रिक्वायरमेंट है, वैल्यू उन एम्प्लॉयज़ की है जो ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ओरिएंटेड हैं, जो आज के हिसाब से अपने आप को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। तो वो सेट ऑफ स्किल चाहिए जिसके लिए की रिक्वायरमेंट है आज की समाज में, आज की सोसाइटी में। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज कंटिन्यूसली क्रिएट होती हैं बिजनेस के अंदर, ताकि नए एम्प्लॉयज़ को हायर किया जा सके, उनके चेंजिंग रोल्स को समझा जाए, उनकी चेंजिंग वर्किंग कंडीशंस को समझा जाए, जिसके अकॉर्डिंगली वैकेंसीज को फिल किया जाए। फिर इंटरनल प्रमोशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रैक्टिस की जाती है कि मोटिवेट करना एम्प्लॉय को कि वो कहीं और ना जाएं, और अगर उस सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें प्रमोशन मिल सकता है, उन्हें सैलरी जंप मिल सकती है, फैसिलिटीज मिल सकती हैं, तो उनको भी हायर पेड जॉब पे हायर करना, उन एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करना है हायरार्की में, अगर वो टैलेंटेड हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, कैपेबल हैं, तो रिप्लेस करना उन्हें न्यू एम्प्लॉय से, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो इंटरनल प्रमोशन बहुत होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बॉटम से मिडिल, मिडिल से टॉप लेवल में भी एम्प्लॉयज़ मूव होते हैं, हायरार्की में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं ड्यू टू प्रमोशंस। तो एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस में रहें, उन्हें रिटेन करने की कोशिश की जाती है, और जो हायर वैकेंसीज हैं फिल करने की पूरी कोशिश की जाती है इंटरनल प्रमोशंस के थ्रू। फिर इंक्रीजिंग वर्कलोड। देखिए, जब काम बढ़ता है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, प्रोडक्शन प्लांट हो गया, या फाइनेंस, एचआर या मार्केटिंग हो गया, जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वैकेंसी लगातार निकलती रहती हैं। और जब वर्कलोड बढ़ता है तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि आप ओवरलोडेड नहीं कर सकते एम्प्लॉयज़ को, अदरवाइज उनकी पोटेंशियल परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। फिर जिस पर्पज़ के लिए एम्प्लॉयज़ हायर किया था, राइट टाइम, राइट क्वालिटी, राइट एनर्जी, वो जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो फ्लॉप हो जाएगा। तो क्या करते हैं, जब वर्कलोड बढ़ रहा है तो डेफिनेटली है नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ेंगी, और उन वैकेंसीज को फिल करने के लिए नए नए टैलेंटेड पूल्स एम्प्लॉयज़ को इनवाइट किया जाएगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं रिक्रूटमेंट के, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आगे मूव करता हूँ, जहाँ मैं बात करूँगा फैक्टर्स की या सोर्सेज की, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, या इम्पोर्टेंस जो है रिक्रूटमेंट की वो क्या है, वो डिस्कस करते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट की। इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट कई तरीके से है, और कई तरह पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे।
कि डिटरमाइन करना प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट। पहली इंपॉर्टेंस ये है कि आइडेंटिफाई करना, प्रिपेयर करना पोटेंशियल जॉब एप्लीकेंट्स फॉर हायर जॉब पोजीशंस। दूसरी चीज सिग्निफिकेंट ये भी है कि हर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करता है, फिर जॉब एनालिसिस एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो रिक्रूटमेंट के अंदर भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और जॉब एनालिसिस एक्टिविटीज ध्यान में रखी जाती हैं और आइडेंटिफाई करा जाता है कि प्रेजेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं, फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो फ्यूचर में फोरकास्ट करना ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स को, उनको फिल्ड करने के लिए प्रोसीजर तैयार करना, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है रिक्रूटमेंट का, ताकि आने वाले टाइम में या करंट जो चल रहा है उसमें एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज ना हो और जितने एम्प्लॉयज़ फ्यूचर में चाहिए उतने हम हायर कर सकें डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू। फिर क्रिएट्स करना, इंक्रीज करना एप्लीकेंट्स पूल कि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड कैंडिडेट फैसिलिटेट हों, सिलेक्शन हो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और गैदर करना अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल एप्लीकेंट्स फॉर ईच जॉब पोजीशन इन मिनिमम कॉस्ट। कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि एप्लीकेंट्स पूल को इंक्रीज करा जाए, अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए अप्लाई करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऑब्जर्व करना कि जो वर्थ है सिलेक्शन की वो कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर लार्जर ग्रुप ऑफ पूल टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को इनवाइट करने के लिए कौन सा प्रोसीजर होगा, कौन से मीडिया, कौन सा मोड यूज़ किया जाएगा, वो सारी चीज़ें। फिर करंट सिचुएशंस को देखते हुए, मार्केट पोजीशंस को देखते हुए, राइट कैंडिडेट ऑन द राइट जॉब ऑन द राइट एनर्जी ऑन द राइट कॉस्ट, ये सारे फीचर्स मैच करते हुए इंक्रीज करना एप्लीकेंट्स पूल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने। फिर इंक्रीज सक्सेस रेट ऑफ सिलेक्शन। देखिए, लोअरिंग जो आज की डेट में बात करता हूँ परसेंटेज एप्लीकेंट्स की, वो क्वालिफाइड की कम होती जा रही है। एप्लीकेशन तो बहुत आती हैं, लेकिन टैलेंटेड और वाकई में एलिजिबल कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस कम हो गए हैं, क्योंकि नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ हर एम्प्लॉयज़ के पास नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं। अप्लाई करना बहुत आसान है, लेकिन इंक्रीज करना सक्सेस रेट, वो भी सिलेक्शन में है। 10,000 एप्लीकेशन आती है, पता चलता है कि 500 एप्लीकेशन ऐसी थी जो काम की हैं, बाकी 9,500 किसी काम की नहीं है। तो सक्सेस रेट करना है सिलेक्शन में। तो क्लियर कट अगर रिक्रूटमेंट में पहले से पता हो और कोशिश की जाए कि रिक्रूटमेंट में जो एप्लीकेंट्स को इनवाइट किया जाए एप्लीकेशंस को, तो बेस्ट पूल और टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ ही हायर करें, पूरा अपनी एप्लीकेशंस भी सेंड करें नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी के के बेस पे, ताकि रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉजिटिव हो, इंक्रीज हो सक्सेस रेट। सिलेक्शन प्रोसेस का स्टाफ टाइम, मटेरियल और फिजिकल फैसिलिटीज जो रिक्वायर्ड हैं प्रोसेसिंग में, वो ध्यान में रखी जाए। और रिक्रूटमेंट प्रोग्राम जो है वो एप्लीकेंट्स के लिए प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया जाए, ताकि जो वैकेंट जॉब पोजीशंस हैं वो फिल्ड हो सकें। एक्सपेंसेस का ध्यान रखा जाए और उसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम ना हो, उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए। फिर मीट ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्लिगेशंस की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, कि ऑब्जेक्टिव जो है रिक्रूटमेंट का वो है कि ऑर्गेनाइजेशंस की के अंदर जो मीट आउट करना जो लीगल या सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे डेमोग्राफिक कंपोजिशन क्या होना चाहिए वर्कर्स का, वो भी ध्यान में रखा जाए। और ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाइंस कर सके वेरियस लॉज एंड डायरेक्टिव्स, जो रूल्स रेगुलेशन या रिजर्वेशंस या लॉज है उनका भी ध्यान रखा जाए रिक्रूटमेंट के टाइम में। डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स का भी ध्यान में रखा जाए कि जेंडर के हिसाब से कितना फीमेल और मेल एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट्स है, वो सारा चीज़ें पहले से डिज़ाइन हो। और रिक्रूटमेंट में अगर आप फेल हो जाते हो, प्रॉपर तरीके से डिजायर्ड पूल एप्लीकेंट्स का नहीं आता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है इंडस्ट्रीज़ को आगे सर्वाइव करना, क्योंकि अच्छे टैलेंटेड एम्प्लॉय जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक आप रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हायरिंग नहीं करेंगे, तो दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। तो रूल्स रेगुलेशन लॉज का ध्यान रखा जाए, ताकि बेटर तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट किया जाए। फिर इंक्रीज करना, एवेल्युएट करना इफेक्टिवनेस, कि जो प्रेजेंट और फ्यूचर इफेक्टिवनेस है इंडिविजुअल्स की या ऑर्गेनाइजेशन की, वो इंक्रीज हो रिक्रूटमेंट के कारण। और इफेक्टिवनेस जब बढ़ेगी तो रिक्रूटमेंट मैटर सक्सेसफुल होंगे, सोर्सेज ऑफ ऑल टाइप एप्लीकेंट्स इंक्रीज होंगी। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए। फिर रिड्यूसेस टर्नओवर, रिक्रूटमेंट के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जो एम्प्लॉय एक बार आ गया वो लंबे समय तक रिटेन करा जाए, उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाए, उसके पर्सनल गोल्स को आइडेंटिफाई किया जाए, फिर उसको गोल्स को काउंसलिंग प्रॉपर हो, फिर इंडक्शन प्रोग्राम प्रॉपर हो, ताकि टर्नओवर रिड्यूस हो। जब टर्नओवर रिड्यूस होगा तो एक बार में जो रिक्रूटमेंट हो गया वो कई समय तक चलता है, फिर बार बार रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रिड्यूस करना लेबर टर्नओवर को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब छोड़ के ना जाएं, उन्हें रिटेन करने के तरीके ढूंढना, उनको प्रॉपर तरीके से रिटेन करके रखना डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू,
ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। यहाँ मैं स्टूडेंट बात कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की रिक्रूटमेंट के, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब है सेलेक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम द डिफरेंट प्रोसेस। बहुत सारे प्रोसेस हैं रिक्रूटमेंट करने के, तो वो कौन सा प्रोसेस है जो आप सेलेक्ट करेंगे। और सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर हम देखते हैं तो हमने दो पार्ट में इसको कंपनी ने तोड़ा हुआ है, तो इंटरनल सोर्सेज एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्सेज। यहाँ मैं स्टूडेंट्स बात कर रहा हूँ इंटरनल सोर्सेज की, कि इंटरनल तरीके से एम्प्लॉयज़ को या कैंडिडेट्स को कैसे हायर किया जाता है, रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो पहली चीज़ है ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन। कि ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन डिफरेंट तरीके हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल जॉब के या वैकेंसीज को इंटरनली फिल करने के। और इंटरनल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा होता है, शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। जब एक एम्प्लॉय एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो पोजीशन चेंज होती है, प्रमोशंस भी होते हैं, तो मूवमेंट होता है एम्प्लॉयज़ का लोअर से हायर लेवल की तरफ, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, या एक सिटी से दूसरी सिटी। तो चेंजेस ऑफ वर्क होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है, स्टेटस चेंज होता है, वैल्यू चेंज होती है। तो जो पहला तरीका है रिक्रूटमेंट का वो है ट्रांसफ़र या प्रमोशंस के थ्रू हम इंटरनल रिसोर्सेज जो है यूज़ करके रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंट्रोल कंप्लीट कर सकते हैं, या जो वैकेंट पोजीशंस हैं हायर लेवल पे भी उन्हें फिल कर सकते हैं। फिर जॉब पोस्टिंग, कई सारे इन हाउस मेथड्स हैं रिक्रूटमेंट के जहाँ पे वैकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कई सारे एडवर्टीजमेंट्स, कई सारे नोटिस सर्कुलर्स के थ्रू या डिफरेंट एड एजेंसीज के थ्रू भी एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, या न्यूज़पेपर्स में देते हैं एप्लीकेशंस, या जॉब पोर्टल्स पे या इंटरनेट पे। तो जॉब को पोस्ट करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें और जो वैकेंट पोजीशंस हैं वो प्रॉपर तरीके से फिल हो सकें। तो उसके लिए जॉब पोस्टिंग भी एक तरीका है एम्प्लॉयज़ को हायर करने का, रिक्रूट करने का। फिर एम्प्लॉय रेफरल्स, जो करंट में आपकी कंपनी के अंदर अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके रेफरेंसेस के थ्रू, जानने वालों के थ्रू आप एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हो, या उनके रिलेशन में या उनके कोई जानने वाले एम्प्लॉयज़ हैं जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो जॉब रेफरेंस है उसके थ्रू आप हायर कर सकते हैं। तो बहुत सी कंपनियाँ क्या करती हैं कि कुछ लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं जो इंटरनल रिसोर्सेज में रेफरेंस के थ्रू हायर कर लेती हैं, जहाँ पे कि जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं वो रिकमेंड करते हैं एम्प्लॉयज़ को बाहर के, या वो सोर्स देते हैं हायर करने का। तो ये भी एक बहुत लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट तरीका है जो कॉमनली यूज़ किया जा रहा है, ताकि एम्प्लॉयज़ को। लेकिन इसमें क्या होता है, फेवरिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब मैं किसी को एम्प्लॉयज़ को वो रेफरेंस दे रहा हूँ, वो आ रहा है, तो कहीं न कहीं पॉलिटिक्स और फेवरिज्म ज़्यादा होने लगता है। तो ये चीज़ें प्रॉब्लमैटिक रहती हैं इंटरनल सोर्सेज़ के अंदर। लेकिन तरीका है एक वैकेंट पोज़ीशंस को फिल करने का, रिक्रूट करने का। फिर फॉर्मल एम्प्लॉइज़, अगर पहले के एम्प्लॉयी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ के गए हैं, रिटायर हुए हैं, या ड्यू टू सम रीज़न उन्होंने जॉब छोड़ दी है, तो वो भी अपने रेफरेंस देते हैं या वो भी इंक्रीज़ करते हैं कि ताकि अच्छे-अच्छे एम्प्लॉइज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएँ। तो डिपेंड करता है बिलॉन्गिंगनेस कितनी रही है, या पुराना रिकॉर्ड्स कितने अच्छे रहे हैं एम्प्लॉइज़ के, जो रिकमेंड कर रहे हैं दूसरे एम्प्लॉइज़ के लिए। तो फॉरवर्ड एम्प्लॉयी भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, रिक्रूटमेंट में, हायरिंग में सपोर्ट करते हैं। फिर प्रीवियस एप्लीकेंट्स, कई बार पहले अप्लाई करा होता है एम्प्लॉइज़ ने, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स वो जॉब ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, या पर्टिकुलरली इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुआ, या कई सारी चीज़ें हुई। तो ये भी इंटरनल रिसोर्स है कि पुराने जो प्रीवियस एप्लीकेंट्स हैं, जिन्होंने पहले किया था, हम उन्हीं के सीवीज़ में से हायरिंग कर लेते हैं, उन्हीं को बुला लेते हैं, या उनको एक बार और चांस देते हैं कि वो अप्लाई करें जॉब के अंदर। तो ये इंटरनल सोर्सेज़ हैं रिक्रूटमेंट के। और अगर मैं बात करूँ तो फैमिलियरिटी बढ़ती है इंटरनल रिसोर्सेज़ से, बेटर यूटिलाइजेशन होता है इंटरनल टैलेंट्स का। फिर इकोनॉमी में भी इफेक्टिव होती है, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है इंटरनल रिसोर्सेज। फिर मोटिवेशनल वैल्यूज बढ़ती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं इंटरनली जिसके थ्रू रिक्रूटमेंट या हायरिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज की, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हायरिंग के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। सेकंड जो इम्पोर्टेंट टाइप है वो एक्सटर्नल सोर्स है, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ हायरिंग के अंदर डायरेक्ट मेथड की। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में कैंपस रिक्रूटमेंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैनेजमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पे जाके कंपनीज क्या करती हैं, जीडी या ग्रुप इंटरव्यू या फिर पर्सनल इंटरव्यू या रिटन एग्जाम के थ्रू या एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू कैंपस से रिक्रूटमेंट कर लेती है कैंडिडेट्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जिससे फ्रेश टैलेंट मिलता है, एंथुजियास्टिक टैलेंट मिलता है, यंग ब्लड मिलता है जॉब करने के लिए, जो टैलेंटेड है, जो ओरिएंटेड है जॉब के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कैंपस रिक्रूटमेंट डायरेक्ट मेथड का, जिसके थ्रू हायरिंग सबसे ज़्यादा की जाती है इंडिया के अंदर। फिर स्काउटिंग,
बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव सेंड करती हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉइज़ को, और एक पूरी जगह जॉब फेयर्स या सेमिनार्स के थ्रू या वर्कशॉप्स के थ्रू एम्प्लॉइज़ को हायर किया जाता है। या फिर जॉब फेयर्स आज की डेट में बहुत कॉमन हो गए हैं, बहुत से कॉलेजेस, बहुत सी कंपनियां जॉब फेयर कराती हैं, या कुछ बहुत से न्यूज़पेपर जॉब फेयर कराते हैं, जिसके थ्रू की एम्प्लॉइज़ को या कैंडिडेट्स को हायर किया जाता है। फिर रिक्रूटमेंट फैक्ट्री गेट पे भी होता है, वहाँ भी पोस्टिंग एक लिस्ट लगा दी जाती है। मोस्टली जो वर्कर्स हैं या शॉप फ्लोर एम्प्लॉइज़ हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो फैक्ट्री गेट पे ही एक नोटिस लगा के चस्पा कर दी जाती है, और वो अपने सीवीज लेके आते हैं, फैक्ट्री गेट पे इंटरव्यू वगैरह परफॉर्म किया जाता है उनका। फिर आता है आपके इनडायरेक्ट मेथड्स, जो कि एडवर्टीजमेंट है। डिफरेंट टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, कई सारे न्यूज़पेपर्स में, जॉब पोर्टल्स पे एडवर्टीजमेंट दिया जाता है पर्टिकुलर जॉब्स के रिगार्डिंग, वैकेंसीज को फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीज़ें दी जाती है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड्स है हायरिंग करने का। फिर एम्प्लॉय ट्रेड एसोसिएशंस के थ्रू हायरिंग की जाती है, कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार, सोशल फंक्शंस में क्लब्स के थ्रू, या स्पॉटिंग करके सुटेबल कैंडिडेट्स की। फिर प्रोफेशनल एसोसिएशंस के थ्रू, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हो गया, या फिर डॉक्टर्स एसोसिएशन, या इंजीनियर्स एसोसिएशन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू टेक्निकल, साइंटिफिक और मैनेजरियल कैडर की वैकेंसीज फिल की जा सकती हैं। फिर आउटपुट रिप्यूटेड फॉर्म, जो दूसरी रिप्यूटेड फॉर्म्स हैं, वहाँ से एम्प्लॉय शिफ्ट होता है, तो वहाँ से रेफरेंस के थ्रू हायरिंग की जाती है। दैट इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। फिर थर्ड पार्टी मेथड, पहला था डायरेक्ट, जहाँ पे हमने जाना कि रिक्रूटमेंट कैंपस के थ्रू या स्काउटिंग के थ्रू या फैक्ट्री गेट के थ्रू होता है। फिर हमने इनडायरेक्ट मेथड को जाना, जहाँ पे एडवर्टीजमेंट या ट्रेड एसोसिएशंस के थ्रू एम्प्लॉइज़ की, या प्रोफेशनल एसोसिएशंस के थ्रू, या कुछ अदर रिप्यूटेड फर्म्स के थ्रू हायरिंग की जाती है, रिक्रूटमेंट कंप्लीट किया जाता है। और थर्ड पार्टी मेथड है, जहाँ पे प्राइवेट एजेंसीज को हायर किया जाता है, जैसे naukri.com, monster.com, alltimejobs.com, या कई और सारी थर्ड पार्टी एजेंसीज हैं जो सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर स्टाफ, एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट, ये सारी वैकेंसीज फिल करने में हेल्प करती हैं। फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के थ्रू, रोजगार ऑफिस के थ्रू वैकेंसीज क्रिएट की जाती हैं, उनको फिल किया जाता है। स्कूल कॉलेज के प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, ट्रेड यूनियंस के थ्रू हायरिंग कर ली जाती है उनके सपोर्ट से। फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, या कंप्यूटर डेटा बैंक्स कई सारे हैं जिनके थ्रू हायरिंग की जा सकती है। ये सब थर्ड पार्टी मेथड्स हैं। बहुत सारे थर्ड पार्टी मेथड्स हैं, इनडायरेक्ट मेथड हैं और डायरेक्ट। हर कंपनी हर तरह का मेथड यूज़ कर रही है और कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही है हायरिंग करने के लिए। लेकिन मेन पर्पज यही है कि टैलेंटेड और अच्छे एम्प्लॉय, कैपेबल एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएँ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्ट्रांग हो, हेल्दी हो, ताकि अगर फॉल्ट नहीं होगा तो आगे की जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो मीट आउट होंगे। और अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्वेश्चन मार्क लग गया तो फिर आगे की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो दैट इज़ एन रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हमने आज पढ़ा, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके सोर्सेज और उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिक्रूटमेंट का। अगले कंटेंट में कुछ नई स्लाइड्स, कुछ नई चीज़ों के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।